रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उज़ैर बलोच के हवाले से। उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ आज 8 केसेस की समाअत हुई है और ये वो केसेस हैं जो डायरेक्टली हमें लिंक होते नज़र आते हैं आसिफ जरदारी के साथ। और वो केसेस क्या थे? ये एंटी टेररिज्म कोर्ट है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है कराची की, जिसमें आज उज़ैर बलोच को पेश किया गया है। 8 केसेस में चलान सबमिट हो चुका है और चलान सबमिट होने के बाद जो पहला काम अदालत का होता है वो आज वो कार्रवाई मुकम्मल हो गई है और अब अगली कार्रवाई जो है वो उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना है। उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ आज जिन 8 केसेस की समाअत हुई है ये वो केसेस हैं जब उज़ैर बलोच ने लियारी गैंग और पीपल्स अमन कमेटी के नाम पर, यह बेसिकली अस्करी विंग था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अंदर अपने आप को मजबूत रखने के लिए और स्पेशली लियारी को अपना गढ़ बनाए रखने के लिए वो उज़ैर बलोच को इस्तेमाल करती थी। और उज़ैर बलोच के ज़रिए वो कराची के ऊपर उनका कब्ज़ा था और कराची में लियारी स्पेशली उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कब्ज़ा जमाया हुआ था। और एमक्यूएम को टफ टाइम देने के लिए और एमक्यूएम का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि एक जो अस्करियत पसंद मूवमेंट थी वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी और एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ये लीडर्स थे ये सारे के सारे अपने आप को बड़ा जमहूरी पसंद समझते थे, जमहूरियत पसंद समझते थे, ये जमहूरियत का राग अलापते थे। और साथ इन्होंने उज़ैर बलोच और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और ये सारा एक गैंग रखा हुआ था जो जैसे अंदरून सिंध में खुर्शीद शाह इनका गैंग था, तो बाकी कराची के अंदर उज़ैर बलोच इन सारे मामलात को देखता था। अब ये जो 8 केसेस थे ये 8 के 8 केसेस, वैसे 59 केसेस हैं उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ जो इस वक्त पाकिस्तान की सिविल अदालतों में, सिविल अदालतों से मुराद ये है कि जो मिलिट्री अदालतें हैं या सिविल अदालतें, सिविल अदालतों में जो इंसदाद दहशतगर्दी की और क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वहाँ पर पेंडिंग हैं। 12 साल की सज़ा एक हो चुकी है, बाकी मामलात में वहाँ सज़ाएँ पेंडिंग हैं मिलिट्री कोर्ट में। उसकी वजह यह है कि मैटर सब जुडिस है सिविल अदालतों में, इसलिए जब सिविल अदालतें डिसाइड करेंगी तो फिर वहाँ से भी फैसले आने लग जाएंगे। अब ये जो 8 केसेस जिनमें आज समाअत हुई है ये 8 केसेस वो हैं कि लियारी में जब भी पुलिस जाती थी छापा मारने, पुलिस जाती थी कोई कार्रवाई करने, पुलिस जाती थी किसी इलाके में जो इन्होंने कब्ज़ा कर लिया होता था, किसी इलाके में इन्होंने पूरा इलाका सील कर दिया होता था, किसी इलाके में अगर लड़ाई करते थे, लोगों को कत्ल करते थे, डकैती करते थे, अगवा करते थे, लोगों के साथ जुल्म करते थे, तो जब ऐसी कोई अफवाह आती थी या जब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती थी, अफवाह का मैंने वर्ड यूज़ किया है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती थी पुलिस के पास और पुलिस को जब ये कहा जाता था कि आप जाएं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, क्योंकि कुछ टाइम जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत होती थी ये तो अपनी मर्ज़ी के SHOs और DSPs SPs उस इलाका में उज़ैर बलोच की मर्ज़ी से लगते थे और उज़ैर बलोच की मर्ज़ी से वहाँ से ट्रांसफ़र होते थे। लेकिन जब ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत नहीं होती थी तो उस वक्त इनकी मर्ज़ी के लोग नहीं होते थे और वो जब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना शुरू करते थे तो ये आगे आ जाते थे और ये मारते भी थे, कत्ल भी करते थे और अगवा भी करते थे। ये पुलिस वालों के कत्ल के भी इसमें केसेस हैं, मुकदमात इन 8 केसेस में पुलिस को कत्ल करने के हैं, अगवा के हैं, दहशतगर्दी के हैं, भत्ता लेने के हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर अमन ख़राब करने के हैं। ये 8 केसेस और ये लियारी थाना है और इसके अलावा 2 थाने लियारी के करीबी हैं, ये उनमें दर्ज थे केसेस जिनके ऊपर समाअत हुई है। चलान पुलिस ने 8 में सबमिट करवा दिया है और आज जो नकूल हैं, जो कॉपीज़ हैं चलान की, वो मुलज़म के हैंड ओवर कर दी गई हैं। हमेशा ये प्रोसीजर होता है हमारे क्रिमिनल लॉ में कि जब भी पुलिस FIR करती है, FIR के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन जब वो कंप्लीट कर लेती है तो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC वो अदालत में सबमिट करवाती है। उस 173 की रिपोर्ट को हम कहते हैं चलान। वो चलान अदालत में सबमिट करवाया जाता है, उसके ऊपर अदालत मुलज़म को तलब करती है और पहला काम जो ट्रायल शुरू करने से पहले जो काम होता है वो चलान सबमिट होने के बाद अदालत वो जो चलान है उसके साथ जो 161 CRPC की स्टेटमेंट्स होती हैं, गवाहों की, जो प्रोसिक्यूशन के गवाह होते हैं उसकी कॉपीज़ होती हैं और जो एविडेंस होती है, जो रिकवरीज़ होती हैं, जो वो मुख्तलिफ मेमो बनाते हैं पुलिस वाले और मुख्तलिफ जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मुलज़म को 7 दिन के अंदर अंदर चलान सबमिट होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर उनकी कॉपीज़ मुलज़म को बग़ैर किसी फ़ीस के
प्रोवाइड करना ये अदालत की ज़िम्मेदारी होती है, ये हमारे क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर है। जब मुलजिम को कॉपीज़ मिल जाती हैं तो उसके बाद फिर अगली जो डेट होती है वो फ़र्द जुर्म आयद करने की होती है। अब इन 8 केसेस में मैंने आपको बताया था कि जो ताजर के अगवा का केस है उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है। जो मुलजिम है जो मुजरम अब तो बन चुका है उज़ैर बलोच, और साथ ये जो 8 केसेस हैं इनमें भी जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट हो गई हैं और अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर फ़र्द जुर्म आयद होगा और बहुत जल्द उज़ैर बलोच के केसेस अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो आज केस था इसके अंदर जो चलान सबमिट हुआ है उस चलान सबमिट होने में जो अहम 3-4 पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। उस चलान के अंदर क्या थे और मैं कैसे ये अलेज कर रहा हूं या मैं कैसे ये दावा कर रहा हूं कि इनमें डायरेक्ट आसिफ जरदारी का ताल्लुक है और आसिफ जरदारी इसमें मुलव्वस हैं। इसमें ये कहा गया है चलान में कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है पीपल्स अमन कमेटी है वो लियारी गैंग के नाम पर वो वहाँ पर काम करती थी और ये कहा गया है कि वो अपने सियासी मुखालफिन को वहाँ पर कत्ल करते थे। अब सियासी मुखालफिन कौन से हैं? सियासी मुखालफिन वो हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ काम करते थे। और इसी तरीके से जो पीपल्स अमन कमेटी है उसके हवाले से ये बात हुई कि ये सारे के सारे मामलात जो पीपल्स अमन कमेटी है वो यही करती थी और वो सियासी बुनियादों पर लोगों को कत्ल करती थी। अब जो सियासी बुनियादों पर कत्ल करना है, देखें ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि उज़ैर बलोच की अपनी तो कोई सियासी जमात नहीं थी। उज़ैर बलोच जब भी सपोर्ट करता था तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को सपोर्ट करता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ही उसके नुमाइंदे होते थे और उसके कैंडिडेट होते थे और वो उनको सपोर्ट करता था। तो जब बात आएगी कि उज़ैर बलोच अपने सियासी मुखालफिन को लियारी के अंदर कत्ल करता था, उसने टार्चर सेल बनाए हुए थे। टार्चर सेल में वो लोगों को अपने सियासी मुखालफिन को वहाँ पर रखता था और जुल्म करता था और उनसे वोट लेने के लिए और मुख्तलिफ मफादात लेने के लिए उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता था। ये कहा गया है इस चलान के अंदर। साथ ये कहा गया है कि ये जो मामलात हैं कराची के अंदर उसमें उज़ैर बलोच इनमें इन्वॉल्व था कि ये मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों से जब मुख्तलिफ एग्रीव्ड लोगों को, मुख्तलिफ मज़लूमों को, मुख्तलिफ बच्चों को, बच्चियों को ये अगवा करके लेके आते थे तो इनका जो अड्डा था वो लियारी में था जहाँ पर इन्होंने सेल बनाए हुए थे और इन्होंने पूरी पूरी गलियाँ बंद की हुई थी और पूरी पूरी गलियों में इनका जो गैंग वार के लोग हैं वो वहाँ पर होते थे और उन गलियों में आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होती थी। कई एरियाज़ थे, चलान के अंदर लिखा गया है कि कई एरियाज़ थे लियारी के जो नो जोन एरियाज़ बनाए गए थे इन लोगों की तरफ से। ये वहाँ पर मुख्तलिफ कराची के लोगों में वारदातें करके लोगों को अगवा करते थे, अगवा करके उनको लेके आते थे लियारी में और वहाँ पर फिर तशद्दुद करते थे या मार देते थे या भत्ता वसूल करते थे या अगवा बराए तावान के केसेस में उनसे तावान लेते थे। और उसमें यह भी कहा गया है कि काफ़ी केसेस में ये तावान लेकर भी लोगों को कत्ल कर देते थे। और जो इसमें मेन बात है वो यही है कि सियासी मुखालफिन को मारते थे, सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते थे और अपने सियासी असर और रसूख को बढ़ाने के लिए ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ होती थीं। अब उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ जैसे JIT की रिपोर्ट आई है और उस JIT की रिपोर्ट में भी सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। ये और बात है कि इन्होंने उसमें रद्द-ओ-बदल किया है और वो रद्द-ओ-बदल करने के बाद अब ये माफ़ी तलाफ़ी भी कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि अब ये मामला आगे बढ़े और उसमें सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाए और सुप्रीम कोर्ट जब ये पूछेगी कि ये जो रद्द-ओ-बदल कैसे किया गया, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को चेंज कैसे किया गया, तो फिर वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को चेंज करने के बदले इनको घर भी जाना पड़ेगा, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी और इनको मुआफ़ी नहीं मिलेगी। ये सारी की सारी चीज़ें नज़र आ जानी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और इसी वजह से आसिफ जरदारी ने रब्ता किया है और आसिफ जरदारी अब माफ़ी तलाफ़ी लेना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अली जैदी उनको मज़ीद कोई मौका नहीं देंगे और जिस तरीके से वो 2017 से कोशिश में लगे हुए हैं वो अपनी कोशिश जारी रखेंगे और ये जो माफियाज़ हैं ये सारे के सारे सामने आ जाएंगे। मुख्तलिफ TV चैनल्स ने जब वीडियोज़ चलाई हैं, जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में इन्होंने जो वहाँ पर उनके साथ मुलाकातें होती थी,
उनकी क़यादत से जाके ये मिलते थे। इनको अमन अवार्ड दिए गए, इनके सर पर जो कीमत लगाई गई, उसके बाद उस नोटिफिकेशन से विड्रॉ किया सिंध ने, सिंध हुकूमत ने। उसके बाद जो अपनी इसकी 164 की स्टेटमेंट है, 164 की स्टेटमेंट मैं पहले भी बता चुका हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि उसके बाद उससे नहीं मुकरा जा सकता। और मुझसे जब ये लोग सवाल करते हैं कि आप तो कहते हैं कि आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी या आसिफ जरदारी के गिर्द घेरा तंग है, तो आप ऐसी बात क्यों करते हैं जब JIT में उसका नाम नहीं है? तो मैं उन्हें कहता हूँ कि JIT में नाम होता भी तो JIT बतौर एविडेंस पेश करनी है, नहीं करनी, ये प्रोसिक्यूशन की मर्ज़ी थी। प्रोसिक्यूशन सिंध हुकूमत है, लेकिन जब 164 की स्टेटमेंट आ जाए, जब अदालत में एक बयान हो जाए मुलजिम का, जब इकबाल जुर्म वो कर लेता है और उसके अंदर वो जो 9 पेजेस का बयान है उसके अंदर वो सारा कुछ बता बैठा है, उसमें वो एक एक चीज़ आपने वो सारे ज़िम्मन पढ़े होंगे, सुने हैं कि वो कैसे कैसे इन लोगों को इन्वॉल्व करता है और कैसे कैसे इनके नाम बताता है कि ये लोग मुलव्वस थे। तो 164 की स्टेटमेंट, हमारा कानून कहता है, चाहे वो मजिस्ट्रियल ट्रायल है चाहे वो सेशन ट्रायल है, दोनों में 164 की स्टेटमेंट है, 164 की स्टेटमेंट वो बतौर एविडेंस अदालत में इस्तेमाल होती है ट्रायल में। अब जब फ़र्द जुर्म लग गया है, उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन की तरफ से मुख्तलिफ एविडेंस आएगी तो वो कोर्ट एविडेंस भी हो सकती है। अगर प्रोसिक्यूशन उसको बतौर एविडेंस नहीं करेगी तो वो बतौर अदालती एविडेंस के भी उस फाइल का हिस्सा बन सकते हैं और उसकी बुनियाद पर बाकी मुल्ज़िमों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू हो सकती है। और यही वजह है कि मैं ये कहता हूँ कि आसिफ जरदारी को माफ़ी नहीं मिलनी, चाहे वो JIT से उन्होंने अपना नाम निकलवा लिया है, चाहे उन्होंने JIT के अंदर रद्दोबदल किया है, चाहे JIT के अंदर उन्होंने डंडी मारी है, उसके बावजूद 164 की स्टेटमेंट उनकी जान नहीं छोड़ेगी। वो अदालती फ़ाइल का हिस्सा बन चुकी है और ऐसे में 164 की स्टेटमेंट बड़ी क्लियर एंड क्रिस्टल जो सारी चीज़ों को बता रही है, वो उनका जो असल किरदार है वो बता रहा है। और मैंने आपको पिछली डेट पर जो फ़र्द जुर्म आयद हुआ था ताजर के अगवा केस में, मैंने आपको बताया था कि जो उज़ैर बलोच है वो ख़ुद कह रहा था अदालत से कि जनाब जिन्होंने करवाया है उनको पकड़ें, तो वो कैसे खामोश रहेगा? हर डेट पर फ़र्द जुर्म याद होने के बाद हर तारीख़ पर मुल्ज़िम अदालत में पेश होगा और हर तारीख़ पर मुल्ज़िम अदालत से ये कहेगा कि इन लोगों को पकड़ें और इन लोगों को पकड़ा जाएगा और इनके हवाले से माफ़ी नहीं मिलेगी। और अगर 342 की स्टेटमेंट होनी है मुल्ज़िम की, जिसमें मुल्ज़िम से सवाल पूछे जाते हैं कि आपने कत्ल क्यों किए, आपने अगवा क्यों किया था, और उसके अंदर मुल्ज़िम सारा कुछ लिखेगा और मुल्ज़िम अपनी 164 की स्टेटमेंट से अब नहीं फिर सकता, और अगर कंट्राडिक्शन होगी तो मुल्ज़िम को पता है कि वो फांसी चढ़ जाएगा। इसलिए आपने परेशान नहीं होना, अभी बड़े मौके हैं जिसमें इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो सकती है। अभी तो ट्रायल शुरू हुआ है, अभी तो फ़र्द जुर्म लगना है और फ़र्द जुर्म के बाद ट्रायल की कार्रवाई शुरू होगी। तो क्योंकि जब चलान सबमिट हो जाता है, कॉपीज़ तकसीम हो जाती हैं, तो उसके बाद हम कहते हैं ट्रायल शुरू हो गया है। तो अभी ये शुरुआत हैं, अभी बहुत कुछ आगे होना है और इनको माफ़ी नहीं मिलेगी और इंशाल्लाह ये सारे के सारे लोग जेलों में होंगे और इन्होंने जो जुल्म किया है, जो मासूम लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, इनका जवाब देना पड़ेगा हर हाल में। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।